हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सीटेट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी क्लासेस वगैरह चैनल पर चल रही हैं, स्ट्रेटेजी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। तो आज मैं जो है आपकी एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। इस सीरीज़ में मैं करवाऊँगी जो है आपको SST कंटेंट के 40 क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक तरीके से मैराथन होने वाली है आपकी। एक वीडियो में मैं आपको 40 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी कंटेंट के। अब आप बोलोगे 20 क्वेश्चन देखिए आपके पेडागोजी के आते हैं। 60 मार्क्स की टोटल आपकी सोशल होती है, 40 कंटेंट के रहते हैं, 20 आपके पेडागोजी के रहते हैं। पेडागोजी की सीरीज चैनल पर चल रही है, 5th आई थिंक 4 to 5 क्लासेस उसकी हो चुकी हैं, ठीक है। तो पेडागोजी के लिए आप उस सीरीज़ को वॉच कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। और कॉन्टेंट की जो सीरीज़ है मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। तो 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं, एक तरीके से मैराथन होने वाली है। आप लोग जो है देखिए आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अभी आप जितना हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आपने थ्योरी भी पढ़ी है तो क्वेश्चन को प्लीज़ प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेस्ट कुछ नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ। अब देखिए ये जो सेट है इसमें आपके 40 में से कितने मार्क्स आपने आज के सेट में गेन किए हैं, ये नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, जिससे पता चल सके कि आपके तैयारी का लेवल कितना है, आप अभी कहाँ तक हैं, आप कितने मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मैंने न्यू सीरीज स्टार्ट की है, आई होप कि आप इसे पसंद करेंगे। तो क्लास को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और जो भी फ्रेंड्स आपकी SST CTET की तैयारी करें उनके साथ वीडियो को शेयर कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो ये 4 आपको विकल्प दे रखे हैं, तोमर, अनंगपाल चौहान और पृथ्वीराज चौहान के बारे में। इनका टाइम पीरियड यहाँ पर दे रखा है, तो आपको मैच करना है किसका टाइम पीरियड क्या है। तो देखिए अगर आपको मैचिंग में सबसे बेस्ट मैं बता रही हूँ, यहाँ पर जो भी जिसका नहीं पता है इसको छोड़ो, जिसका पता है उसको देखो। तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का आप सभी को पता होगा, आई थिंक। इसका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, 1175 से लेकर के 1152 तक इनका शासन था, ठीक है। तो डी का फर्स्ट होने वाला है, और डी का फर्स्ट आपका सिर्फ 2 ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में और ऑप्शन नंबर 2 में। 3 और 4 आपका यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो या तो 1 करेक्ट होने वाला है या 2। अब यहाँ पर देखिए अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ, अनंगपाल कौन थे, जो तोमर वंश था आपका उसके शासक थे, ठीक है। तो इन्होंने कब से लेकर के कब तक शासन किया था, तो इन्होंने किया था 1130 से 1145 तक। तो बी का चौथा हो जाएगा। और बी का चौथा देखिए फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, ठीक है। अगर मैं एक ही बात करूं तोमर की, तो तोमर का जो शासनकाल है वो है आपका आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 तक। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्राचीन तमिलनाडु में ब्लैंक की बस्तियों को उर कहते थे, यानी कि किसकी बस्तियों को उर कहा जाता था, व्यापारियों की, कुलीन व्यक्तियों की, किसानों की या फिर शिल्पकारों की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3, किसानों की जो बस्तियां थी उनको हम उर कहते थे, ठीक है। उर का मतलब होता है यहाँ पर एक टाइप के जो टाउन वगैरह गाँव में जो गाँव, एक तरीके का गाँव समझ लीजिए आप, कस्बा समझ लीजिए, उसको उर कहा जाता था। नेक्स्ट में आपका फिर से मैचिंग है, मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्न का मिलान कीजिए। तो ये आपको कुछ शासकों के नाम दे रखे हैं मुगल साम्राज्य के, ठीक है। और उनका पतन यानी कि उन्होंने कब से कब तक शासन किया था वो आपको बताना है। यहाँ पर ईयर भी पड़ी हुई है। तो देखिए जो फर्रुखसियर थे उन्होंने कब तक शासन किया था, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट है। यहाँ पर इन्होंने शासन किया था 1748 से लेकर के 1754 तक। अगर देखिए आपको पता है कि ए का चौथा होगा, ठीक है, यहाँ एक से ही आप अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ए का चौथा देखिए ना तो ऑप्शन नंबर 1 में है, ना ही ऑप्शन नंबर 3 में है, और अगर मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ ना ही आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप ऐसे अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बाकी आप चेक कर सकते हैं। जो शाह आलम द्वितीय हैं उनका शासन कब से कब तक था, 1713 से लेकर के 1719 तक। अहमद शाह का कब तक था, तो 1759 से लेकर के 1806 तक। बाकी आलमगीर द्वितीय का कब से कब तक था, तो जो लास्ट वाला बचा 1754 से लेकर 1759 तक। नेक्स्ट आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नगर निगम में चुने गए सदस्यों को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सभी ने सही किया होगा, 4 हो जाएगा, पार्षद। है उत्तराधिकार की सहदायक प्रथा का अर्थ है। तो उत्तराधिकार की सहदायक प्रथा क्या होती है वो आपको बताना है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक ये सभी ने सही किया होगा, मराठी में लिखे गए भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है, श्रोतम, भजनम, प्रबंधम या अभंग। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, इसको हम कहते हैं अभंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आई होप कि सभी सही करेंगे। निम्न में से कौन भारत की संसद बनाते हैं। तो संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, आई होप कि सभी को पता होगा, राज्यसभा, लोकसभा और तीसरा होता है हमारा राष्ट्रपति। तो A, B, D आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको ये 2 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है दोनों सही हैं, एक सही है दूसरा गलत है, क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। तो पढ़ के पता चलेगा। 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया था। तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। तो ये दोनों ही बातें यहाँ पर संतों के बारे में सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका
आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि के लिए इस्तेमाल होता था? तो स्थानांतरित कृषि के लिए एमपी में कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता था? तो बीघा, बेवर, बैगा या महाल? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बेघर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्थानांतरित कृषि क्या होती है, तो इसमें आपकी झूम कृषि आ जाती है। इसके बारे में आपने ईवीएस में पढ़ा होगा। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़िए और सही विकल्प का चुनें। ठीक है, तो 19 जो सेंचुरी थी उसके बारे में, उसमें जो चेंजेस आए, सामाजिक परिवर्तन आए, उसके बारे में 2 कथन दे रखे हैं, हमें बताना है कौन सा सही है। तो कथन ये क्या कह रहा है, 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। तो बिल्कुल सही बात है, 19वीं जो सेंचुरी थी तभी से हमें ये चीज़ें दिखाई देती हैं। जो कथन बी है वो क्या कह रहा है, इसकी एक अहम वजह थी, यानी इसका कारण क्या है, इसकी वजह ये थी कि संचार के नए तरीकों जैसे किताबों, अखबार, पत्रिकाएं और पर्चे छपने का विकास हो रहा था। तो ये बिल्कुल वैलिड रीजन है और देखिए ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं। तो बी जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई होप कि इनके बारे में तो सभी को पता होगा और इस क्वेश्चन को कोई भी गलत नहीं करेगा। 2 कथन और कारण आपको दे रखे हैं, आपको सही चुनना है। कथन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। तो बिल्कुल सही बात है, इसीलिए जो है जो भी आपके क्योंकि ये चीज़ इन्होंने झेली थी, ये हमारे देश के पहले कानून मंत्री भी हैं और इसी वजह से जो है इन्होंने क्या किया था, आप लोगों को जो है जो भी आरक्षण रिजर्वेशन मिलता है इन्हीं की वजह से मिलता है। ठीक है, कारण क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता एक सैनिक विद्यालय में पढ़ाते थे। मुझे एक बात बताइए, ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है, लेकिन पक्षपात झेला था, इससे रिलेटेड बात क्या कारण में हुई है? नहीं हुई ना, कि क्यों झेला था, क्या हुआ था। ये कथन एक अलग है, ये कथन एक अलग है, तो ये आपस में रिलेटेड नहीं है। कथन दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है। कथन और कारण वाला क्वेश्चन, कथन क्या कह रहा है, ईवी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। तो ये बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है, उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया। ठीक है, देखिए दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, उन्होंने ऐसा संघर्ष भी किया था। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं आंदोलन किया था, आंदोलन क्यों किया था उसका कारण यहाँ पर दे रखा है। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड भी हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, आर एक की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, किसने जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था? तो आई होप कि इसका आंसर सभी सही कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, मौलाना आज़ाद ने। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 1857 की जो क्रांति थी, विद्रोह था, उसके बारे में आपको 3 कथन दे रखे हैं, बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि 1857 के बारे में गलत यानी नेगेटिव कौन सा इसमें लिखा हुआ है वो आपको फाइंड करना है। फर्स्ट देखते हैं, मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ था। तो ये तो आपका सही है। ठीक है, यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी आंदोलन था। तो बिल्कुल गलत, यही हमारा गलत है, ये अप्रतिरोधी नहीं था, प्रतिरोधी था। ठीक है, तो गलत ही हमसे पूछा था। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 तो आपका हो नहीं सकता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से गया, ऑप्शन नंबर 3 भी गया। ठीक है, इन दोनों में 1 है। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं, इसमें सिपाहियों और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। तो ये तो आपका सही है, इसमें जो है लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका गलत है और गलत ही हमसे पूछा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके फिर से 2 कथन दे रखे हैं और क्या बोल रखा है, ए और बी कथनों पर सहायक संधि के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, तो कथन ए क्या कह रहा है, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति थी। तो ये इसके बारे में गलत है, अनुमति नहीं थी। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। तो ये आपका यहाँ बिल्कुल सही है, भुगतान करना पड़ता था। तो ए आपका गलत है, बी सही है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में मैचिंग वाला है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर आपको ग्रह दे रखे हैं और अपने अक्ष पर एक घूर्णन का समय दे रखा है, यानी कि जो यूरेनस ग्रह होता है, हिंदी में इसको हम अरुण बोलते हैं, अरुण ग्रह, ये आपका अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेता है, अपने अक्ष पर घूर्णन करने में। नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह जो है कितना समय लेता है, शनि ग्रह कितना समय लेता है और आपका मंगल ग्रह यानी कि मार्स कितना टाइम लेता है, वो टाइमिंग यहाँ पर दे रखी है। अब आपको बताना है उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, यानी कि इन्होंने ऑलरेडी मैच करके दे रखे हैं। आपको ये बताना है कौन से इन्होंने सही मैच किए हैं, कौन से इन्होंने गलत मैच किए हैं। ठीक है, तो सही वाले आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं, गलत वाले नहीं करने हैं। तो देखिए यहाँ पर यूरेनस, अगर मैं अरुण ग्रह की बात करती हूँ तो 17 घंटे 14 मिनट लेता है, ये तो आपका सही है। ठीक है, दूसरा मैं बात करती हूँ नेपच्यून की, तो ये आपको दे रखा है 16 घंटे 7 मिनट, ये भी आपका सही है। ठीक है, तीसरा क्या है, शनि ग्रह, शनि ग्रह की इन्होंने दे रखा है 24 आवर और 40 मिनट्स, तो ये आपका गलत है। ठीक है, जो शनि ग्रह है वो आपका लेता है, अगर आपको नहीं पता है तो बता देती हूँ, 10 घंटे 33 मिनट्स। ठीक है, और ये आपका गलत हो गया। ठीक है, मंगल ग्रह कितना दे रखा है, 9 आवर और 56 मिनट, तो ये आपका लेता है 24 घंटे 37 मिनट। ठीक है, तो लास्ट के 2 गलत हैं और 2 सही हैं। तो ये पूछा है हमसे कितने सही हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा, ओनली 2।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसके बारे में आपको सही कथन बताना है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। बाकी मैं बात करती हूँ ऑप्शन नंबर 1, तो ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है, बिल्कुल गलत। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय व स्थलीय दोनों भागों से गुजरती है, नहीं, ओनली जलीय से गुजरती है और इसमें लिखा है स्थलीय से। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 0 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है, तो ये भी इसके बारे में गलत है। सही हमसे पूछा था तो 2 ही करेक्ट। कथन कारण वाला क्वेश्चन। कथन क्या कह रहा है? अपने स्थान से ध्रुव तारीख का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप अपने अक्षांश को जान सकते हैं, ठीक है। कारण क्या है? विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या ऐसा कुछ बोल रखा है यहाँ पर कि यहाँ से हम अपने अक्षांश को जान सकते हैं, उसका रीजन यहाँ पर दे रखा है क्या? नहीं दे रखा ना, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये अलग बात है, ये सही है आपकी बात, लेकिन ये एक अलग बात दे रखी है उन्होंने कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 हिस्सा है। ये बात सही भी है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, जब हम एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो की यात्रा करते हैं तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या कितने घंटे गवाएंगे? शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम नज़रअंदाज करते हैं, यानी कि शहर तक नहीं पहुंचना है। आप ऐसा मान के चलिए कि भारत से लेकर के आपको टोक्यो तक यानी जापान की राजधानी तक जाना है, तो आप कितने घंटे वहां पर एक्स्ट्रा गवाएंगे, अर्जित करेंगे, वो आपको बताना है। तो देखिए, जापान और हमारे यहाँ भारत, ठीक है, यहाँ पर जो टाइमिंग में अंतर है वो आपका लगभग 3.5 घंटे का अंतर है, ठीक है। तो 3.5 घंटे यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन में तो दे नहीं रखा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि लगभग दे रखा है, तो 4 घंटे लगभग हम गवाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर हमारे यहाँ ना दोपहर के अगर 12 बज रहे होते हैं तो जापान में यही टाइम दोपहर का 3:30 हो रहा होता है, ठीक है। यानी कि लगभग 3-3.5 घंटे जो है ये क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज हैं। तो देखिए, आई थिंक इसको तो सभी सही कर देंगे, ठीक है। तो आपका देखिए मैग्नीशियम और आपका जो है यहाँ पर सिलिका, ये 2 जो है इसके पार्ट हैं। बाकी एल्यूमिना और यहाँ पर निकेल, ये ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों आपके इसके मुख्य खनिज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, ओनली ए एंड सी। नेक्स्ट है आपका, एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहाँ उससे बांज, एस, बीज के वृक्ष और फीजेड, मोनाल पक्षी, ये चीज़ें उसे मिली, ठीक है। तो उसने निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया वो आपको बताना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें शीतोष्ण पर्णपाती वन में देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ बहुत ही कम पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, टुंड्रा क्षेत्र। देखिए, ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा ठंडा क्षेत्र होता है और यहाँ पर बारिश कम होती है, इसीलिए जो आपके पेड़ पौधे होते हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। कथन व कारण वाला क्वेश्चन है। कथन कह रहा है, महासागर का जल लवड़ी या खारा होता है। तो बिल्कुल सही बात है। हमारे जितने भी महासागर या सागर, ओशन वगैरह होते हैं उन सभी का जल खारा होता है। कारण क्या दे रखा है? महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुलित लवण होते हैं। देखिए, बिल्कुल सही है। देखिए, ये बात भी सही है और ये इससे रिलेटेड है, यानी कि इसका खारा पानी क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें जो है लवण वगैरह घुले हुए होते हैं, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन आई होप कि सभी सही करेंगे। पवन के निक्षेपण को ब्लैंक कहा जाता है, तो इसके पवन के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? लोएस कहा जाता है, छत्रक शैल कहा जाता है, मोड़ या फिर स्टैक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लोएस, चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल निकाय में मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? तो आई होप कि इसका करेक्ट आंसर सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं नदी, मुहाना। बाकी आपके सभी गलत हो जाएंगे, डेल्टा, तटबंध, गोखुर, झील। क्वेश्चन में आपको एक वन है, उनकी विशेषताएं दे रखी हैं 3, ठीक है। आपको बताना है ये किस वन की विशेषता है, ठीक है। ये वन सघन है, यानी कि घने होते हैं और यहाँ पूरे वर्ष क्या होती है? वर्षा यानी कि बारिश होती है। रोजवुड, आबनूस, महोगोनी, इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्षण, यानी कि यहाँ पर इस प्रकार के ये जो वन पेड़ हैं, पौधे हैं, इस प्रकार के यहाँ पर पाए जाते हैं वृक्ष, ठीक है। ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। तो इतनी सारी विशेषताएं बता दी गई हैं। आई होप के आंसर तक पहुंच गए होंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ये होते हैं आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट है आपका, सतत विकास का अर्थ है। तो सतत विकास यानी कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट का मीनिंग यहाँ पर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना और भविष्य के लिए बचाना, ठीक है। है नेक्स्ट, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक हैं? यानी कि चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया में किस चीज़ का उत्पादन होता है? सीसा का, टिन का, निकेल का या फिर जस्ता का? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, टिन।
नेक्स्ट है आपका सीढ़ीदार कृषि में भूमि के सपाट टुकड़े किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि, तो ये जो सीढ़ीदार खेती होती है उसमें ऐसा क्यों किया जाता है, किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है, तो उसका जो रीज़न है वो है ऑप्शन नंबर 2 आपका। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वहाँ पर जो पानी है वो भरा रह पाए, वहाँ से निकल ना जाए। नेक्स्ट है आपका एक बाजार में स्थायी दुकानें वे होती हैं, यानी कि स्थानीय दुकानें जो होती हैं वो कौन सी होती हैं वो आपको बतानी है, जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं यानी कि रेगुलर होते हैं। तो सही बात है, जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है। तो देखिए जिसके पास लाइसेंस होता है वही परमानेंट होती हैं, ये भी बात सही है। तीसरा क्या है, जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हुई हैं, ठीक है। तो ये देखिए कोई परमानेंट रीज़न नहीं है स्थायी दुकानों का, ठीक है। जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती हैं, तो ऐसी बात नहीं है, बड़े शहरों में नहीं छोटे शहरों में भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पर करेक्ट है। ए और बी हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है, ओनली ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि इसको भी सभी सही करेंगे। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, राज्यपाल। आपका कथन और दो कथन और कारण दे रखे हैं, आपको बताना है सही है दोनों क्या नहीं सही है, ठीक है। कथन क्या कह रहा है, कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है, जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है। तो ये सही बात है, कर्ज की वजह से बहुत सारे किसानों ने जो है सुसाइड कर रखा है। इसका कारण क्या दे रखा है, छोटे किसानों को बीज, खाद व कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते हैं, जिससे कई किसान चुका नहीं पाते हैं। तो ये दोनों ही बातें यहाँ पर सही हैं, और कारण भी ये देखिए इससे रिलेट भी कर रहा है, ये जो कर्जा है उसको चुका नहीं पाते हैं इसीलिए तो सुसाइड करते हैं, है ना। तो दोनों ही सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत के किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, यानी कि कानूनी जिस पर कानून के द्वारा जिसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है, जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है, वो आपको बताना है। तो बंधुआ बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर बंधुआ को जो है बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंध लगाया गया है, अनियमित पर नहीं लगाया गया, ना ही दिहाड़ी पर, ना ही असंगठित पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर करेक्ट है, तो ओनली 2 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने का मुख्य कारण क्या है, वो आपको बताना है। समुदायों की अधिक संख्या, सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए, या फिर रियासतों को संतुष्ट करना, या फिर ब्रिटिश शासन के समय व्यवस्था की अच्छी जानकारी देने का कारण, ठीक है। तो इसका जो मेन रीज़न है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, समुदायों की अधिक संख्या, ठीक है। ये संख्या अधिक होने के कारण ही इसमें इतने अधिक स्तर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका जो आपको कथन दे रखे हैं, यहाँ पर देखिए 4 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है निम्न में से कौन से कथन रूढ़िवादिता को पोषित करते हैं। यानी कि आपकी जो रूढ़िवादिता मतलब लड़के और लड़कियों के बारे में जो गलत जो भावनाएं होती हैं, जो हमारी समाज द्वारा बना ली जाती हैं कि लड़कियां जो है सिर्फ घर के काम ही कर सकती हैं, लड़के जो है सिर्फ बाहर ऑफिस का वर्क करेंगे, लड़कियाँ नहीं करेंगी, ये सभी रूढ़िवादिता होती हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियों भी बन सकती हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका, लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं, सही बात है। देखिए ये तो आपका पोषित रूढ़िवादिता को नहीं कर रहा है, ठीक है। और लड़कियां सौम्य यानी कि कोमल होती हैं, अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं। देखिए ऐसा नहीं है, लड़के भी आपकी अच्छी देखभाल करने वाले हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। लड़के दबंग और उग्र होते हैं, ऐसा नहीं है, लड़कियां भी दबंग और उग्र हो सकती हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका देख पा रहे हैं आप, जो लड़के लड़कियों की जहाँ पर तुलना की जा रही है वो आपको ढूंढना था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है ऐसा, ऑप्शन नंबर सी में ऐसा कहा जा रहा है, और ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है। तो ए सी डी आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहे हैं, लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं, तो ये तो लड़कियों के लिए ये यहाँ पर तुलना नहीं हो रही है, ठीक है। वैसे अगर तुलना होती तो यहाँ ये बोला जाता कि लड़के फुटबॉल खेलने में अच्छे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत इजी है। भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जो है किसी एक धर्म को समर्थन नहीं दिया जाता है, जहाँ पर जो है हर एक धर्म को जो है मान्यता दी जाती है। हमारे यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना। नेक्स्ट है आपका, भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, निम्न में से कौन सा इस वाक्य की बेहतर व्याख्या करता है। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो ए क्या कह रहा है, व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आपको देखिए निचली अदालत में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ये सही बात है, ठीक है। बी क्या कह रहा है, ऊपरी अदालतों द्वारा लिए गए निर्णय नीची अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ओनली ए सही है। नेक्स्ट है, किसी समाज के घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है, तो क्या होता है, उसका बाकी समाज से अलगाव यानी कि अलग हो जाना, उसकी संस्कृति का जो है विविधीकरण, अल्पसंख्यकों का संरक्षण, उनका सामाजिक सशक्तिकरण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, उसका बाकी समाज से क्या हो जाना, अलगाव हो जाना। इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा फुटपाथ
और ठेलों पर सामान बेचने को आजीविका के अधिकार के हिस्से के रूप में मान्यता देने की दिशा में एक कदम है। कस्बों और शहरों में व्यापारिक क्षेत्र बनाना, ठेलों को सड़कों पर प्रतिबंधित करना, ये कैसे हो सकता है? छोटी दुकानों को ठेलों की जगह स्थान देना, ये भी गलत है। ठेलों और फुटपाथों पर सामान बेचने पर स्थानीय सरकार द्वारा टैक्स लगाना, कर लगाना, तो ये भी गलत है। एक ही ऑप्शन बचा आपका, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके थ्रू जो आप क्या कर सकते हैं, जो भी ठेले वगैरह लगाते हैं फुटपाथ पर, उनको जो है बेचने का, उनको आजीविका का अधिकार मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।